हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन हम पढ़ेंगे। ये सेल डिवीजन का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सबसे पहले जो शब्द है मियोसिस, ये किसने दिया था? तो मियोसिस शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो दो थे, फार्मर और मुरे। ये जो मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है, ये एक ऐसा डिवीजन है जिसमें कि एक मात्र कोशिका से, एक पेरेंट सेल से चार पुत्री कोशिकाएं यानी कि चार डॉटर सेल्स बनती है, और जो बनने वाली कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। मान लीजिए कि पेरेंट सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो बनने वाली प्रत्येक पुत्री कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या n होगी, आधी होगी। ये जो मियोसिस है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में या जर्मिनल सेल्स में होता है, यानी कि ये जननिक कोशिकाओं के अंदर होता है, जो कि कैसी होती है? द्विगुणित होती है। यहां पर जो चार पुत्री कोशिकाएं बनेगी वो परस्पर आपस में भी समान नहीं होती है, और ये पेरेंट सेल से मात्र कोशिका से भी समानता नहीं रखती है। कहने का मतलब है कि एक सेल से जो चार सेल्स बनी है वो चारों सेल्स आपस में भी समान नहीं होती है और पेरेंट सेल से भी समानता नहीं रखती है। अच्छा, आपने देखा कि ये जो मियोसिस है वो जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। तो ये जो कोशिकाएं होती है, जनन कोशिकाएं होती है, वो द्विगुणित होती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? मियोसाइट सेल कहते हैं। जब इन मियोसाइट सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं हैं डॉटर सेल से, वो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, अगुणित होगी, राइट। और यदि आप इस मियोसिस का अध्ययन करना चाहते हैं लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, यदि आप मियोसिस का अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? एंथर, यानी कि पराग कोश। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिप्लॉइड मदर सेल्स होती है, द्विगुणित मात्र कोशिकाएं होती है, और उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, राइट। तो बेस्ट मटेरियल जो है मियोसिस के लिए वो एक तो है प्याज का पराग कोश, ओनियन का जो एंथर होता है वो, और दूसरा है ट्रेडिस्केंशिया का पराग कोश, यानी कि एंथर ऑफ ट्रेडिस्केंशिया। ओके, तो मियोसिस से हम एक सेल से चार सेल बनाएंगे, चारों सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी पाई जाएगी। ओके, और इसका महत्व क्या है? अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? तो इसके दो महत्व हैं। पहला तो महत्व यह है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनाए रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, हमारे पिता के अंदर, माता के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, और दादा के अंदर, दादी के अंदर, उन सब के अंदर क्या है? 46 क्रोमोसोम है। मतलब क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन जो है वो गुणसूत्रों की संख्या को क्या करता है? नियमित बनाए रखता है, यानी कि कांस्टेंट बनाए रखता है जनरेशन टू जनरेशन। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं, और विभिन्नताएं जो है वो विकास की द्योतक है, यानी कि वेरिएशन होते हैं तो इवोल्यूशन होता है, नई जातियों का विकास होता है, ओरिजिन होता है। इसीलिए हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। यदि हम मियोसिस को देखें तो मियोसिस को दो कैटेगरीज में पढ़ा जाता है। एक तो है मियोसिस फर्स्ट और एक है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को हम विषम रूपी विभाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का निर्माण होगा। ये जो मियोसिस सेकंड है इसको हम समरूपी विभाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर गुणसूत्रों की संख्या बदलेगी नहीं, n कोशिका से n कोशिका ही बनेगी। यहां पर 2n से n बनेगी, यहां पर n से n बनेगी। इसलिए मियोसिस सेकंड समरूपी विभाजन है, और मियोसिस फर्स्ट जो है वो विषम रूपी विभाजन है। इस विभाजन से दो पुत्री कोशिकाएं बनेगी जिनमें की गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, अगुणित हो जाएगी। इसमें से विभाजन से अंत में चार पुत्री कोशिकाएं बनेगी, राइट। तो यहां पर तो 2n से क्या बन गई? n, लेकिन यहां पर क्या बनेगी? n से n। अर्थात मियोसिस फर्स्ट से जो दो कोशिकाएं बनी है वो n होती है, राइट। और उन्हीं दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं इस विभाजन के द्वारा बनेगी, और वो जो है वो n है, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या n ही रहेगी। दूसरा, ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसको हम चार चरणों के अंदर पढ़ते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यूं समझ लीजिए मियोसिस फर्स्ट की सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था जो है वो कौन है? प्रोफेज फर्स्ट है। और इस प्रोफेज फर्स्ट को हम
5 उप प्रवस्थाओं के अंदर पढ़ते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसको शॉर्ट में कहते हैं LZPDD। और याद रहे कि प्रोफेज फर्स्ट की इन उप प्रवस्थाओं को इसी सीक्वेंस में ही पढ़ा जाए। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि लेप्टोटीन के बाद में पैकाइटीन पढ़ ले, लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद में पैकाइटीन, पैकाइटीन के बाद में डिप्लोटीन और डिप्लोटीन के बाद में डाइकाइनेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट की पहली स्टेज पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है प्रोफेज फर्स्ट। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि ये सबसे लंबी स्टेज है। ओके, सबसे जटिल और सबसे लंबी प्रवस्था प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की पहली उपप्रवस्था पढ़ाने जा रहा हूं और उसका नाम है लेप्टोटीन स्टेज। देखिए, ये जो लेप्टोटीन स्टेज है, इस लेप्टो का मतलब क्या होता है? थ्रेड। लेप्टो का मतलब होता है धागा, राइट? मतलब कि लेप्टोटीन स्टेज जो है वो पहली स्टेज है, और यहां पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं इस स्टेज में, वो कैसे होते हैं? लंबे एवं धागीनुमा होते हैं, लंबे एवं धागीनुमा होते हैं। ओके, गुणसूत्र कैसे हैं? लंबे और धागीनुमा है इस लेप्टोटीन स्टेज के अंदर। लेप्टोटीन स्टेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, जैसे ये एक सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, और ये जो है वो क्या चीज है? न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। अब यहां पर आपको क्रोमोसोम बिल्कुल धागे जैसे दिखाई देंगे, राइट? इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे हैं? धागेनुमा है, बिल्कुल लंबे और कैसे होते हैं? धागेनुमा होते हैं। इनमें से जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें आधे क्रोमोसोम्स तो कैसे होते हैं? पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं, और आधे जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? मैटरनल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये तो है मैटरनल क्रोमोसोम, और आधे जो है वो कैसे? पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल और पैटर्नल का मतलब समझते हैं ना? जैसे जनक जो होते हैं उसमें पेरेंट जो होते हैं, तो एक क्या होता है? मेल होता है, एक क्या होता है? फीमेल। तो पैटर्नल क्रोमोसोम, और इनको क्या कहते हैं? मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं, राइट? और यहां पर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? लंबे और धागेनुमा। क्रोमोसोम्स के बीच आकर्षण कम होता है। यहां पर इस स्टेज में क्रोमोसोम्स के बीच आकर्षण कम होता है। इस स्टेज के अंदर आकर्षण नहीं है, क्रोमोसोम्स के बीच में आकर्षण नहीं है, क्रोमोसोम्स बिखरे हुए हैं, मतलब समजात गुणसूत्र के बीच में कोई आकर्षण नहीं है। यहां पर एक चीज नोटिस करने की है, यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं कि यहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे हैं? मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब होता है एकल संयोजी है। यहां पर क्रोमोसोम्स कैसे हैं? एकल संयोजी है। ये इस स्टेज की विशेषता है। दूसरी जो विशेषता है वो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? क्रोमोसोम्स मणिकामय दिखाई देते हैं, मणिकामय दिखाई देते हैं, राइट? मणिकामय का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम्स यहां पर कैसे दिखाई देते हैं? बीडेड दिखाई देते हैं। बीडेड का मतलब समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर खूब सारे क्रोमेटिन कण नजर आएंगे। ये क्या है? सब क्रोमेटिन कण है, क्रोमेटिन कण। तो ये इस स्टेज की विशेषता है कि इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें मणिकामय दिखाई देते हैं, बीडेड दिखाई देते हैं। बीडेड कैसा होता है? जिस तरीके से माला के ऊपर मोती लगे होते हैं उस तरीके से यहां पर क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेज क्या है? यहां पर गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र एक सिरे की तरफ मुड़े रहते हैं, एक सिरे की तरफ मुड़े रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, राइट? गुणसूत्र एक सिरे की तरफ मुड़े रहते हैं, मतलब यहां पर क्रोमोसोम्स की एक गुलदस्ता अवस्था देखने को मिलती है। गुलदस्ता अवस्था, क्रोमोसोम्स एक सिरे पर मुड़े रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? गुलदस्ता अवस्था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बुकेट स्टेज। देखिए, आप बुके जानते हैं ना, फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसमें क्या होता है? बुके कैसा होता है? आपने देखा होगा, सारे के सारे फ्लावर्स एक दिशा की तरफ क्या रहते हैं? ऐसे मुड़े रहते हैं। सारे जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो एक तरफ क्या होते हैं? पॉइंटेड रहते हैं। तो यहां पर गुणसूत्र एक सिरे की तरफ क्या रहते हैं? मुड़े रहते हैं। तो यहां पर गुणसूत्रों की कौन सी अवस्था दिखाई देती है? गुलदस्ता अवस्था दिखाई देती है। क्रोमोसोम्स यहां पर कैसे होते हैं? मणिकामय दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? मोनोवेलेंट होते हैं। गुणसूत्र के बीच में आकर्षण कम होता है, और गुणसूत्र लंबे और कैसे होते हैं? धागेनुमा होते हैं।
केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, केंद्रिका भी क्या है, उपस्थित है। तो ये जो मैंने स्टार लगा रखे हैं, इनसे एग्जाम्स के अंदर क्या पूछते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, यहां पर याद रखना, लेप्टोटीन स्टेज के अंदर साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज। इस अवस्था में जो केंद्रक है उसकी जो साइज होती है, आयतन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो पहली स्टेज के अंदर आपने देखा कि क्रोमोसोम्स बिल्कुल धागेनुमा थे, मणिकामय थे, राइट, गुलदस्ता अवस्था दिखाई दे रही थी। और अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज के ऊपर, जो कि वापस से इंपॉर्टेंट स्टेज है, और वो सेकंड स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट की सेकंड स्टेज है, जिसका कि नाम है जाइगोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसकी क्या क्या विशेषता है, तो देखिएगा, गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है, गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है, राइट, पहली चीज। दूसरा, गुणसूत्र छोटे मोटे व स्पष्ट हो जाते हैं, गुणसूत्र के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है, गुणसूत्र छोटे मोटे व स्पष्ट हो जाते हैं। लेप्टोटीन स्टेज के अंदर आपने देखा था कि क्रोमोसोम धागेनुमा थे, यहां पर गुणसूत्र छोटे मोटे व स्पष्ट हो जाते हैं, गुणसूत्र के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है, और गुणसूत्र के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने से क्या हो जाता है, दो समजात गुणसूत्र जिपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, एवं इनके मध्य पेयरिंग होती है। इनके मध्य क्या होती है, पेयरिंग होती है। पेयरिंग का मतलब है युग्मन होता है, पेयरिंग होती है। इसे सिनेप्सिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। आर यू गेटिंग? गुणसूत्र के मध्य में देखिए आकर्षण बल बढ़ा है, और उस आकर्षण बल बढ़ जाने से दो समजात गुणसूत्र जिपर लाइक फैशन में, जिपर लाइक फैशन का मतलब समझते हैं आप, चेन जानते हैं ना, चेन की जो जिप होती है, आप उसको यदि खींचेंगे तो दोनों सिरे कैसे आ जाते हैं, एक दूसरे के कहां पर आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चेन बंद करते हो तो दो जो फ्लैप होते हैं वो कहां जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो यहां पर भी दो समजात गुणसूत्र जिपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और इनके मध्य में पेयरिंग होती है, और इस पेयरिंग को हम क्या कह देते हैं, सिनेप्सिस कह देते हैं, राइट। इस सिनेप्सिस से क्या हुआ, इस सिनेप्सिस से ये हुआ कि गुणसूत्र जो होते हैं, जो पहले लेप्टोटीन स्टेज के अंदर जो कि मोनोवेलेंट थे, यहां पर गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, बाईवेलेंट हो जाते हैं। बाईवेलेंट का मतलब होता है द्विसंयोजी हो जाते हैं। ये इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, बाईवेलेंट। मैं कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये एक स्टेज है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, तो दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के कहां पर आ जाएंगे, बिल्कुल निकट आ जाएंगे, ऐसे ये जिपर लाइक फैशन में एक दूसरे करीब आ जाएंगे। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, बिल्कुल एक दूसरे के कहां पर आ गए, सामने आ गए, राइट। और इस स्टेज को मैंने क्या कहा, बाईवेलेंट कहा। इसे मैंने क्या कहा, बाईवेलेंट कहा, ओके। दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के क्या आ गए, करीब आ गए, और यहां पर मैंने लिख दिया इसे बाईवेलेंट। बाईवेलेंट का मतलब क्या है, द्विसंयोजी। तो पहली तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर क्या हुआ है, सिनेप्सिस हुआ है। देखिए जो एरियाज में इनसर्कल कर रहा हूं वहां से प्रश्न बनने की संभावना है। सिनेप्सिस हुआ, और यहां पर गुणसूत्र कैसे हो गए, बाईवेलेंट हो गए। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि दो समजात गुणसूत्र के मध्य एक अवकाश होता है, स्पेस होती है, अवकाश होता है। इसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसको एससीबी बोलते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखिए कहां पर है, ये दो समजात गुणसूत्र हैं, इनके बीच में ये स्पेस है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां पर है, इस स्पेस के अंदर है। ये देखिए, ये जो दो गुणसूत्र के बीच में जो स्पेस है, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स है जिसको कि हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये किसका बना हुआ है, ये बेसिकली डीएनए प्लस प्रोटीन का क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। और जो प्रोटीन यहां पर पाया जाता है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं यूबिक्यूटिन प्रोटीन। यूबिक्यूटिन प्रोटीन, कई बार प्रश्न पूछा गया है
यूबिक्यूटिन प्रोटीन। तो फिर से बता दूं, दो समजात गुणसूत्र के मध्य में एक अवकाश है, इस अवकाश के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। जिस प्रोटीन से ये बना हुआ है उस प्रोटीन का नाम क्या है? यूबिक्यूटिन प्रोटीन। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का कार्य क्या है? तो याद रखना, ये गुणसूत्रों की प्रॉपर पेयरिंग के लिए, यानी कि गुणसूत्रों की प्रॉपर पेयरिंग के लिए आवश्यक गुणसूत्रों की प्रॉपर पेयरिंग के लिए ये आवश्यक है। प्रॉपर पेयरिंग का मतलब क्या है? आपने देखा ना, यहां पर गुणसूत्र पेयरिंग कर रहे हैं, युग्मन कर रहे हैं। गुणसूत्रों की प्रॉपर पेयरिंग के लिए क्या है? ये आवश्यक है। नंबर 2, ये रिकॉम्बिनेशन के लिए भी आवश्यक होता है। अगली स्टेज के अंदर, पैकाइटिन स्टेज के अंदर हम रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पुनर्संयोजन पढ़ेंगे। उस पुनर्संयोजन में भी ये क्या करता है? मदद करता है। तो पुनर्संयोजन में सहायक आप देखिएगा, ये जो पुनर्संयोजन है, रिकॉम्बिनेशन, जो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे वो पैकाइटिन स्टेज के अंदर बनेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स न केवल गुणसूत्रों की प्रॉपर पेयरिंग के लिए आवश्यक है, अपितु ये रिकॉम्बिनेशन में भी सहायता करता है, यानी कि पुनर्संयोजन में भी सहायता करता है। याद रखना, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, एससी कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये जाइगोटिन में बनता है। जाइगोटिन में बनता है, वह पैकाइटिन अवस्था तक बना रहता है। ये जाइगोटिन में तो बनता है और पैकाइटिन अवस्था तक बना रहता है। क्यों? क्योंकि जाइगोटिन में तो इसका कार्य क्या है? सिनेप्सिस करवाना, सूत्र युग्मन करवाना। और पैकाइटिन स्टेज में किसमें मदद करेगा? रिकॉम्बिनेशन में, यानी कि किसमें? दैट इज नॉन एज द पुनर्संयोजन में मदद करेगा। तो ये जाइगोटिन में बनता है, पैकाइटिन अवस्था तक बना रहता है, तथा डिप्लोटिन अवस्था में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। डिप्लोटिन अवस्था में नष्ट हो जाता है, मतलब ये विलुप्त हो जाता है, वहां पर ये बना नहीं रहता है। याद रखना, इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में एससी, यानी कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मोसेस। तो ये था स्टूडेंट्स किसके बारे में? जाइगोटिन स्टेज के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज जो आ रही है वो प्रोफेज फर्स्ट की सबसे जटिल प्रवस्था है। और वो जो सबसे जटिल प्रवस्था प्रोफेज फर्स्ट की है उसका नाम है, दैट इज नॉन एज द पैकाइटिन सब स्टेज। ये तीसरी स्टेज है जो सबसे लंबी प्रवस्था है, जो सबसे लंबी एवं जटिल प्रवस्था है। देखिए इस स्टेज में क्या होता है, आप ये देखिएगा इस तरीके से, ये क्या है? सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है। अब इस स्टेज में क्या होगा? हर एक क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमेटिड और बन जाता है, क्रोमेटिड बन जाएगा, राइट? ये देखिएगा, ये क्रोमोसोम था, इसके साथ में क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम था, इसके साथ में क्रोमेटिड। ओके, कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको टेट्रावेलेंट स्टेज देखने को मिलेगी। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? टेट्रावेलेंट स्टेज। देखिए इसको बोलते हैं चतुर्संयोजी अवस्था। लेप्टोटीन के अंदर मोनोवेलेंट अवस्था थी, जाइगोटिन के अंदर बाइवेलेंट थी, और यहां पर कैसी है? टेट्रावेलेंट स्टेज है। आप इसे टेट्राड स्टेज भी कह सकते हो, चतुष्क अवस्था देखने को मिलेगी। तो पहली चीज तो कि यहां पर गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? गुणसूत्र टेट्रावेलेंट हो जाते हैं। टेट्रावेलेंट यानी कि चतुर्संयोजी हो जाते हैं। गुणसूत्र टेट्रावेलेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के पास कितने हैं? दैट इज नोन एज 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो यहां पर कौन सी स्टेज देखने को मिल रही है? टेट्रावेलेंट स्टेज। चलिए तीसरी चीज यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है पैकाइटिन स्टेज के अंदर, कि यहां पर क्या हो जाता है? गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल और बढ़ जाता है। गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रोमोसोम एक दूसरे पर लिपट जाते हैं एवं उनके मध्य तनाव बढ़ता है एवं
गुणसूत्र कुछ स्थानों से टूट जाते हैं एवं दूसरों के साथ संयुक्त हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय। इसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्या कहते हैं? इसे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। तो आपने क्या सीखा कि पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो याद रखना है, लेकिन एक बात तय है कि पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देता। आप समझिए, देखिए यहां पर डायग्राम के अंदर मैंने क्रॉसिंग ओवर को बता नहीं रखा है। क्यों? यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो तो रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है? पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। गुणसूत्र एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। उनके मध्य में क्या हुआ वो दिखाई अभी नहीं देगा। वो कब दिखाई देगा? आपको नेक्स्ट स्टेज के अंदर दिखाई देगा, जब क्रोमोसोम क्या होंगे? खुलेंगे। यहां पर क्रोमोसोम एक दूसरे से दृढ़ता से क्या है? बंधे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कुंडलित हैं। तो उनके मध्य में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो दिखाई कब देगा? नेक्स्ट स्टेज में। तो हमेशा याद रखें, इस स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। अच्छा, याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। क्रॉसिंग ओवर के लिए कुछ खास बिंदु है। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिए। क्रॉसिंग ओवर समझात गुणसूत्र के मध्य होता है। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर समझात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे कायस्मेटा कहते हैं। हालांकि कायस्मेटा आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि क्रोमोसोम एक दूसरे से कुंडलित है। उसे कायस्मेटा कहते हैं, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर समझात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे कायस्मेटा कहते हैं। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता तो है, लेकिन दिखाई नहीं देता है क्रोमोसोम, क्योंकि दृढ़ता से एक दूसरे के ऊपर क्या है? कुंडलित हैं, राइट। और क्रोमोसोम्स कैसे हो गए? यहां पर टेट्रावेलेंट हो गए। अब देखें कि पैकेटिन स्टेज में आखिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य में क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, तो उसको जानिए। देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। मैंने यहां पर एक क्रोमोसोम ये बनाया और ये दूसरा क्रोमोसोम बनाया। मान के चलिए ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं? समझात क्रोमोसोम से। ये कैसे हैं? समझात गुणसूत्र हैं। ये कैसे हैं? समझात गुणसूत्र हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट। ये इसको मैंने शेडेड बना दिया है, इस क्रोमोसोम को, और इसको मैंने प्लेन रहने दिया ताकि मैं आपको कुछ समझा पाऊं, राइट। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि इस क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं कैसी? एक जैसी है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों कैसी है? तो ये कैसी है? सिस्टर क्रोमेटिड है, राइट। और ये दोनों कैसी है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब समझिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, क्रॉसिंग ओवर हमेशा समझात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होता है। तो ये दोनों नॉन सिस्टर है, तो इनके बीच में होगा। ये और ये भी नॉन सिस्टर है। देखिए, ये और ये वाला और ये वाला भी नॉन सिस्टर है, लेकिन शर्त ये है कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं वो आमने सामने होने चाहिए। उन्हीं के बीच में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर इसके और इसके बीच में क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी। तो नंबर 1। अब दूसरा देखिए, जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो कैसे होगी? यहां पर इस तरीके से होगी, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। हालांकि पैकेटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो तो रही है, लेकिन दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों के बीच में क्या है? अधिकतम कुंडलन है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है,
राइट। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य में क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और जिस स्थान के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो रही है उसे हम क्या कह देते हैं, काइज़मेटा, राइट। लेकिन काइज़मेटा यहाँ दिखाई नहीं देगा, अगली स्टेज में दिखाई देगा डिप्लोटीन में, जब क्रोमोसोम खुलेंगे। तो ये यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, क्रॉसिंग ओवर। याद रखना, क्रॉसिंग ओवर के लिए एक एंजाइम जरूरी होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज जैसा कि नाम दर्शा रहा है, रिकॉम्बिनेशन करवाने वाला एंजाइम, रिकॉम्बिनेज। ओके, और साथ के साथ याद रखना, क्रॉसिंग ओवर के अंदर ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही काम नहीं कर रहा है, अपितु याद रखिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन स्टेज में बना था, उसका काम यहां पर है कि ये रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये डायग्राम नंबर 2। और जब क्रोमोसोम आगे चलकर सेपरेट हो जाएंगे तो देखिएगा क्रोमोसोम सेपरेट होने के बाद में कैसे दिखाई देंगे, ये देखिएगा क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ है, इधर का टुकड़ा टूट कर इधर आ गया, इधर का इधर, राइट, इधर का टुकड़ा टूट कर इधर और इधर का इधर। तो कैसे दिखाई देगा आपको क्रोमोसोम, कैसा दिखाई देगा, देखिएगा ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम को आप देखना, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, राइट। ओरिजिनल क्रोमोसोम को देखिए डायग्राम नंबर 1 के अंदर देखिए, और इसको देखिए, मतलब कहने का ये इधर का टुकड़ा टूट कर इधर लग गया, इधर का इधर, इधर का इधर और इधर का इधर, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया है, क्रॉसिंग ओवर हो गया है। तो इस प्रकार से क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो बताओ जो नए जो प्रोजीनीज बनेगी उसके अंदर क्या होगा, इधर के जीन, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, तो इधर के जीन इधर आ गए, इधर के जीन इधर आ गए, तभी तो हम क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में क्या कहते हैं, जीन विनिमय, या हम इसको क्या कहते हैं, जीन एक्सचेंज कहते हैं। तो ये था किसके बारे में, दैट इज क्रॉसिंग ओवर के बारे में। ये जो क्रॉसिंग ओवर आपको मैंने दिखाई है, ये डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगी, आपको दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि जब क्रोमोसोम खुलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज जो है, चौथी जो स्टेज है वो कौन सी है, डिप्लोटीन सब स्टेज। देखिए डिप्लोटीन सब स्टेज के बीच क्या होता है, आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आकर्षण कम, गुणसूत्र के मध्य आकर्षण क्या हो जाता है, कम, गुणसूत्रों का पृथक्करण शुरू हो जाता है, पृथक्करण शुरू। साथ के साथ पृथक्करण होगा तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगी, यहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, दिखाई देगी। यहां पर आपको काइज़मेटा बिंदु भी दिखाई देते हैं, काइज़मेटा बिंदु दिखाई देते हैं। काइज़मेटा बिंदु क्या थे, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जहां पर क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर। देखिएगा डिप्लोटीन स्टेज कैसी दिखाई देती है, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर किस तरीके से आपको दिखाई देगा, देखिएगा क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है वो देखना आप लोग। राइट, ये क्रोमोसोम था, अब ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम था। ये क्या शो कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर को शो कर रहा है। और ये बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है, काइज़मेटा, राइट। तो आकर्षण कम हो जाता है, गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। तो गुणसूत्र पृथक होंगे तो पैकेटिन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो यहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, दिखाई देगा। तो याद रखना, प्रश्न पूछते हैं पैकेटिन कहां होती है, पैकेटिन अवस्था में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होती है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर दिखाई कहां देती है, तो क्रॉसिंग ओवर डिप्लोटीन सब स्टेज के अंदर दिखाई देती है। आपको स्पष्ट रूप से यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, राइट। तो डिप्लोटीन सब स्टेज के अंदर होता है। और डिप्लोटीन सब स्टेज के अंदर गुणसूत्र पूरी तरह से पृथक नहीं होते, पूरी तरह से पृथक नहीं होते, अपितु वे अब भी कुछ स्थानों पर जुड़े हुए हैं। इन स्थानों को काइज़मेटा कहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ स्थानों पर काइज़मेटा, इनको क्या कहते हैं, काइज़मेटा कहते हैं। मतलब गुणसूत्र पृथक तो होना शुरू हुए हैं लेकिन अभी तक पूरी तरीके से पृथक नहीं हुए, और कुछ बिंदुओं पर अभी भी जुड़े हुए, उन्हें क्या कहते हैं, काइज़मेटा। मतलब यह है कि यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उपांति भवन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता है डिप्लोटीन स्टेज की कि उपांति भवन की प्रक्रिया की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब उपांति भवन को अंग्रेजी के अंदर हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है काइज़मेटा बिंदु का सिरे की ओर खिसकना, काइज़मेटा बिंदु का
सिरे की ओर खिसकना, राइट। कायस्मिटा बिंदु यदि सोचो ये कायस्मिटा बिंदु है, ये सिरे की ओर खिसकेगा ऐसे, तो क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा, पृथक होगा। तो उपांति भवन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। ध्यान रहे, उपांति भवन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, यहां पर उपांति भवन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके कारण कायस्मिटा बिंदु सिरे की ओर खिसकेगा। सिरे की ओर खिसकेगा तो क्या होगा, क्या होगा, उसके कारण क्रोमोसोम सेपरेट होगा। जैसे मान लीजिए ये एक बेस लाइन है, मान लो कि ये यहां पर कायस्मिटा बिंदु है, ओके, यहां पर कायस्मिटा बिंदु और ये क्रोमोसोम है। तो अभी यहां पर ये कायस्मिटा बिंदु, सोचो जरा यदि कायस्मिटा बिंदु यहां से खिसक कर यहां पर चले जाए तो क्रोमोसोम इतना और खुल गया ना, ये इतना और खुल गया। यदि कायस्मिटा बिंदु और थोड़ा सा ऊपर खिसक जाए तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम और ज्यादा क्या हो गया, खुल गया। और एक वक्त ऐसा आएगा नेक्स्ट स्टेज के अंदर डायकिनेसिस में, जब ये कायस्मिटा बिंदु पूरी तरीके से खिसक जाएगा तो क्रोमोसोम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो उपांति भवन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। और यहां पर याद रखना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, यहां पर विलुप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा पैकेटिन स्टेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन में सहायता कौन कर रहा था, पुनर्संयोजन में सहायता करने का काम किसका था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का था। लेकिन यहां पर अब क्योंकि अब उसका ये काम तो रहा नहीं है, उसको रिकॉम्बिनेशन तो करवाना नहीं है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इस कंडीशन में नष्ट हो जाता है और उपांति भवन की प्रक्रिया की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट डिप्लोटीन सब स्टेज। अब क्या आते हैं डिप्लोटीन के बाद में, अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, तो डिप्लोटीन स्टेज के बाद में अंतिम स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम स्टेज आ रही है, और वो कौन सा है, डाइकाइनेंसिस। डाइकाइनेंसिस ये क्या है, अंतिम प्रावस्था। अंतिम प्रावस्था, इसमें क्या होता है, उपांति भवन यानी कि टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मतलब क्या हो गए, क्रोमोसोम फुली सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम फुली सेपरेटेड, क्रोमोसोम पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली विलुप्त, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाती है, विलुप्त। तो आप देखिए क्रोमोसोम आपको किस तरीके से नजर आएंगे, ये देखिएगा, ये है, मैंने डॉटेड लाइन बनाई है जो इस बात को इंगित कर रही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, नष्ट हो गई है। साथ के साथ केंद्रिका भी क्या हो गई है, नष्ट हो गई। और क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। जरा देखिएगा, पूरी तरीके से क्रोमोसोम जो है वो क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तो क्रोमोसोम कैसे नजर आएंगे, कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। ये देखिएगा, ये वाला जो है ये क्रोमोसोम इस तरीके से नजर आएगा। मैंने अभी आपको क्रॉसिंग ओवर बताई थी, उसमें आपको बताया था एक्सचेंज हुआ था, राइट। क्रोमोसोम इस तरीके से नजर आएगा, राइट, क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुई थी ना, इधर का इधर और इधर का इधर। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। मतलब क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो चुकी है और सारे क्रोमोसोम्स कहां पर आ चुके हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं। तो डाइकाइनेसिस ओवर। डाइकाइनेसिस के साथ में ही प्रोफेज फर्स्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद में जो दूसरी स्टेजेस है वो बहुत सिंपल स्टेजेस है, और वो कौन सी है, दैट इज नॉन एज मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो जाता है, सारे गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, बिल्कुल कैसे, समसूत्री विभाजन के समान तर्कु तंतु बन जाते हैं। अच्छा, गुणसूत्र की भुजाएं, यहां पर देखना, गुणसूत्र की भुजाएं केंद्र की ओर व गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर विन्यासित होता है। ध्रुवों की ओर विन्यासित, ध्रुवों की ओर क्या होता है, विन्यासित होता है। और स्पिंडल फाइबर्स तो बन ही जाते हैं, यानी कि गुणसूत्रीय तर्कु तंतु वगैरह जो है वो बन जाते हैं। तो मेटाफेज स्टेज कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से देखिएगा, ये इक्वेटोरियल प्लेट है, यहां पर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से आपको व्यवस्थित दिखाई देंगे, ऐसे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं वो केंद्र की तरफ विन्यासित है, जबकि ये जो गुणसूत्र बिंदु है, ये देखिएगा गुणसूत्र बिंदु ये किधर की तरफ है, ध्रुवों की ओर है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्रोमोसोम यहां पर दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। तो यू कैन सी हियर, ये आपको क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। बाकी तो सिंपल है,
मेटाफेज स्टेज में और कुछ भी नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, गुणसूत्र की भुजाएं केंद्र की ओर व गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर विन्यासित है, सारे गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेज जो है वो कौन सी है, तो वो है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट, तो एनाफेज फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यहां पर गुणसूत्र बिंदु विभाजित नहीं होता, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, गुणसूत्र बिंदु डिवाइड नहीं होता। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज में। यहां पर गुणसूत्र बिंदु डिवाइड नहीं होता। तो फिर प्रश्न उठता है कि विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र कैसे जाते हैं, तो याद रखना विपरीत ध्रुवों पर बाइवेलेंट गति करते हैं। बाइवेलेंट को हिंदी में बोलते हैं द्वियक गति करते हैं। आपने देखा था पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रोमोसोम कैसे हो गए थे, टेट्रावेलेंट हो गए थे। तो यहां पर गुणसूत्र बिंदु के डिवीजन की जरूरत ही नहीं है, एक बाइवेलेंट, एक द्वियक उस ध्रुव के ऊपर जाएगा और एक उस ध्रुव के ऊपर जाएगा। अच्छा, साथ के साथ याद रखना गुणसूत्रीय तर्कु तंतु में संकुचन व अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु में शिथिलन से गुणसूत्र कहां चले जाते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये विपरीत ध्रुवों पर क्या होंगे, चले जाएंगे। तो विपरीत ध्रुवों पर जाते हुए आपको कैसे दिखाई देंगे, वो मैं यहां पर एक डायग्राम से आपको बता देता हूं कि कैसे दिखाई देंगे। तो एनाफेज स्टेज कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये एनाफेज स्टेज है, तो एक तो इस पोल के ऊपर जाएगा और एक इस पोल के ऊपर। ये देखिए, ये यहां पर, और बीच में क्या तर्कु तंतुओं ने इनको भेजने में मदद की, राइट। ये इस प्रकार से है, यहां पर देखिएगा एक क्रोमोसोम इस पोल के ऊपर और एक क्रोमोसोम इस पोल के ऊपर। ओके, एक इधर जा रहा है और एक किधर जा रहा है, इधर। तो ये जो है ये बाइवेलेंट जा रहे हैं, बाइवेलेंट यानी कि द्वियक जा रहे हैं। ये एक द्वियक है और ये कौन सा द्वियक, द्वियक और द्वियक क्या था, टेट्रावेलेंट स्टेज बनी थी। तो ये एक बाइवेलेंट इधर चला गया और एक बाइवेलेंट इधर चला गया। तो एनाफेज स्टेज पूरी हो गई। अब लास्ट में आ जाते हैं, चौथी जो स्टेज है वो कौन सी है, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र कहां पर पहुंच जाते हैं, गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। एनाफेज में पहुंचे नहीं थे, एनाफेज के अंदर जाना शुरू हुआ था, अब यहां पर कहां पहुंच गए, ध्रुवों के ऊपर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। टीलोफेज स्टेज में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और केंद्रक झिल्ली का क्या हो जाता है, निर्माण। बिल्कुल प्रोफेज की उल्टी। आपने देखा था प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो डाइकाइनेसिस स्टेज थी उसके अंदर केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई थी। यहां पर केंद्रक झिल्ली पुनः निर्मित हो जाती है, पुनः निर्मित, और यहां पर केंद्रिका भी क्या हो जाती है, पुनः निर्मित। केंद्रिका पुनः निर्मित, केंद्रिका भी क्या हो जाती है, पुनः निर्मित। और अंत में टीलोफेज के अंत में दो संतति केंद्रक क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। दो संतति केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण। दो संतति केंद्रक बन जाएंगे। किस प्रकार से, देखिए टीलोफेज स्टेज आपको कैसी नजर आएगी, कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। यहां पर देखिएगा ये वाली, ये क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल के ऊपर पहुंच गए, ये पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल के ऊपर, राइट। ये एक द्वियक था, ये दूसरा द्वियक। यहां पर केंद्रक झिल्ली बन गई, देखिए ये केंद्रक झिल्ली बन गई है, राइट। और ये क्या बन गई, केंद्रिका। तो मैं इनको क्या कहूंगा, दो संतति केंद्रक बन गए, दो संतति केंद्रक बन गए। अब जैसे ही दो संतति केंद्रक बनेंगे तो नेचुरल है कि दो संतति केंद्रकों के बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यहां से क्या बन जाएगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन से ऐसी दो सेल्स का क्या हो जाएगा, निर्माण। दो सेल्स का निर्माण हो जाएगा, लाइक दिस टाइप। ओके, तो दो संतति कोशिका का क्या हो जाएगा, निर्माण। अच्छा, ध्यान रहे ये कोई जरूरी नहीं है कि मियोसिस फर्स्ट के एंड में दो संतति कोशिकाएं बनेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है दो संतति केंद्रक मियोसिस सेकंड में एंटर कर जाते हैं
वहां जाकर दो संतति केंद्रकों से 4 केंद्रक बनते हैं और फिर 4 केंद्रक विभाजन, 4 केंद्रकों के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंत में मियोसिस 2 के अंत में 2 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 संतति केंद्रक जो टीलोफेज के अंत में बने, टीलोफेज फर्स्ट के अंत में बने, वो साइटोकाइनिन से क्या बनेंगे, 2 संतति कोशिकाओं का क्या कर देंगे, निर्माण। अब आपको मालूम होना चाहिए ये 2 संतति कोशिकाएं किस में एंटर करेगी, ये 2 संतति कोशिकाएं एंटर करेगी किसके अंदर, मियोसिस दैट इज सेकंड के अंदर। लेकिन आप जानते हैं कि मियोसिस सेकंड कैसा है, समरूपी विभाजन है और बिल्कुल किसके समान है, समसूत्री विभाजन के, मतलब माइटोसिस के बिल्कुल क्या है, समान है, समसूत्री विभाजन के क्या है, समान है। तो बताओ समसूत्री विभाजन के समान है, तो ये जो 2 कोशिकाएं बनी थी मियोसिस के एंड में वो कैसी थी, पुत्री कोशिकाएं एन थी, जो न केवल आपस में तो ये समान है ही नहीं, पेरेंट सेल से भी ये समानता नहीं रखती है। और जब मियोसिस सेकंड में ये दो सेल्स जब मियोसिस सेकंड में एंटर करेगी तो यहां से कितनी सेल्स बन जाएगी, 4 सेल्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से 4 सेल्स का निर्माण हो जाएगा और ये जो 4 सेल्स बनेगी ये सब कैसी है, हैप्लॉइड सेल से, ये सब कैसी है, हैप्लॉइड सेल से। ये आपस में भी समान नहीं है और पेरेंट सेल से भी ये समानता नहीं रखती है। तो ये समसूत्री विभाजन के बिल्कुल समान है, राइट। मियोसिस सेकंड को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने समसूत्री विभाजन पढ़ लिया है जो कि बिल्कुल किसके जैसा है, बिल्कुल समसूत्री विभाजन के जैसा ही है। मियोसिस सेकंड बिल्कुल समसूत्री विभाजन के जैसा ही है। तो यहाँ पर 2 पुत्री कोशिकाओं से 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ओके, तो ये जो था वो पूरा के पूरा क्या था, मियोसिस सेकंड था। और ये पीढ़ियों, ये जो पूरा मियोसिस आपने पढ़ा, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को ये क्या बनाए रखता है, निश्चित बनाए रखता है। और इस मियोसिस के कारण ही जीवों के अंदर क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं ही विकास का द्योतक है। वेरिएशन होंगे, विभिन्नताएं होगी तो इवोल्यूशन होगा, विकास होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए, उन्हें लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।